नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मोदी और शाह के लिए जीवन मरण का प्रश्न बने हुए बिहार चुनाव में पहले दौर की जो वोटिंग हुई है उसमें 65% का बम्पर मतदान हुआ है। और इस मतदान के बाद बहुत साफ तौर पर दिखलाई अब पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खेमे में हवा खराब हो गई है। कल रात मोदी जी ने एक्स किया था कि बढ़त मिल गई है बहुत जबरदस्त। और आज जब बिहार पहुंचेंगे तो वे जरूर ये बात करेंगे लोगों से। और जो दूसरा चरण है उसमें भी लहर परिलक्षित हो रही है। ये कहना रहा था मोदी जी का एक्स जो आया था, लेकिन अब जो ताजा तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो साफ तौर पर दिखलाई पड़ रही है कि बीजेपी नीतीश कुमार के शरण में पहुंच चुकी है। कुछ जो बीजेपी के दफ्तर में पोस्टर बढ़ गए हैं ऐसा निकल कर आ रहा है नीतीश कुमार के। साथ में जो मोदी जी ने आज भाषण किए हैं उसमें नीतीश के गुणगान, उनके काम का गुणगान पहले भी करते, लेकिन आज कुछ ज्यादा बड़ा हुआ कुछ महसूस हो रहा है। और साथ साथ पोलराइजेशन की ओर पुनः ये चुनाव को लौटाने की कोशिश मोदी जी की ओर से। अब तक तो हम देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या जो इनके इस तरीके के नेतागण हैं वो कर रहे थे, लेकिन मोदी ने सीधे सीधे राम मंदिर 370 और तमाम बातें उन्होंने वहां कही हैं, की हैं उन्होंने। और यही कुछ जो ध्वनित हुआ है वो हुआ है सीधे सीधे जो अमित शाह साहब की ओर से। और उन्होंने मोदी ने वो उस पहलगाम आतंकवादी नरसंहार की बात भी की है। और जो वोट परसेंट है जैसा मैंने कहा 65% का 64.69% है, जो पिछले चुनाव से बहुत ज्यादा है। फर्स्ट फेज है, सेकंड फेज अभी होना है। और महिलाओं का जो वोट है वो 7.5% बढ़ा हुआ है इस बार, पुरुषों और दोनों की तुलना करें तो। इन सब के मायने क्या है, चलेंगे देश की बात में अभय दुबे सर के पास बात करने के लिए जुड़ गए अभय सर। अभय सर, सबसे पहले यही पूछना चाहूंगा आपसे कि जो चीजें बिहार में अब तस्वीरें निकलने लगी कि जैसे आज पहुंचे हुए थे मोदी जी, कल तो वो कह रहे थे कि बढ़त और लहर, लेकिन आज नीतीश की शरण में पूरी बीजेपी नजर आ रही है। तो शुरुआत यहीं से कि पहुंच गए नीतीश की शरण में, हम कल बात कर रहे थे। प्रोफेसर अभय सर। दो तीन तरह के अंतर्विरोध हैं जिससे एनडीए जिनका शिकार लग रहा है, उनको डिकोड करने की थोड़ी जरूरत है। मैं कोशिश करूंगा और आप भी बताइएगा अगर आपके दिमाग में कोई बात आती है, क्योंकि हर चीज को हम लोग मिलजुल के ही उसको खोल पाते हैं। सर। पहली बात तो यह है कि अपने चुनावी मुहिम की शुरुआत की थी नीतीश कुमार की उपेक्षा से। चुनावी मुहिम की शुरुआत की गई थी नीतीश कुमार की उपेक्षा से, और ये कहते हुए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि कहना तो उनके लिए जरूरी था, अगर ये भी नहीं कहते तो नीतीश कुमार पलटी मार जाते। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ये विधायक लोग बताएंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा और प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं के ऊपर हमला किया, उनके भ्रष्टाचार उजागर किए, उनके फर्जीवाड़े, डिग्रियों के फर्जीवाड़े उजागर किए, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि उनके पास नीतीश के अलावा और कोई चेहरा नहीं है। नेता तो उनके पास कोई है ही नहीं, स्थानीय नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी हैं केंद्र के, वो नेता हैं, लेकिन बिहार का कोई नेता उनके पास ऐसा नहीं है जिसके चेहरे पर वो विश्वास कर सकें और जिसके चेहरे को जनता के बीच में प्रोजेक्ट कर सकें। थोड़ी बहुत अगर किसी की साख है तो वो नीतीश कुमार की ही है, क्योंकि नीतीश कुमार में बेईमानी का कोई आरोप नहीं है, उनके ऊपर परिवारवाद का कोई आरोप नहीं है, नीतीश कुमार के ऊपर मतलब इस तरह के कोई इल्जाम है नहीं। उनके ऊपर जो बात है वो यही है कि उनका जो वायदा था सुशासन देने का, वो पूरा नहीं दे पाए हैं, और स्वास्थ्य उनका खराब रहता है, उसकी वजह से वो नहीं कर देख पा रहे हैं। तो यही सब, और वो भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं बजाय इसके कि भाजपा को अपने हाथों में खेला है। बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार ने इस चुनाव में एक बात दिखाई है संजीव जी, कि वो राजनीतिक रूप से भले नरेंद्र मोदी के वो पैर छूते हों और वो जो कुछ भी मतलब उनकी ठकुर स्वाती करती हुई नजर आए मंच पर, या उल्टी सीधी कुछ हरकतें करें, किसी को माला पहना दें, किसी फूल चढ़ाने लगें, जोर जोर से हंसने लगें, ये सब जो इस सब के बावजूद वो राजनीतिक रूप से उन्होंने जिस तरह अपनी बिसात बिछाई है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। और वो बिसात उनकी राजनीतिक रूप से वो आरजेडी के भी खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी को भी चुनौती दे रही है उनकी बिसात। आरजेडी खिलाफ इसलिए बिसात है कि वो नीतीश को पता है उनके खिलाफ कितनी एंटी एंटी इनकम्बेंसी है, ये उनको पता है, और उसको मंद करने के लिए वो शुरू से कोशिश कर रहे हैं। वो सैद्धांतिक रूप से इस बात के विरोध में रहते थे नीतीश कुमार के, लोगों को लाभार्थी वगैरह बनाया जाए, लोगों को
लोगों के सामने टुकड़े फेंके जाएं, इसके खिलाफ इसका विरोध कर चुके हैं, खुलेआम कह करते चुके हैं। लेकिन जी, उन्होंने इस बार चुनाव में देख के कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, उसको बड़ी होशियारी के साथ छोड़ दिया और छोड़ के वो अपने उन्होंने फ्री बिजली का तो भयंकर विरोध था, लेकिन फ्री बिजली की घोषणा करी, ये बड़ा एक हुआ। बिजली की घोषणा कर दी और फिर नरेंद्र मोदी के साथ मिलके उन्होंने पूरी योजना बनाई, फिर 10,000 वाला वो सब महिलाओं के खातों में भेजा उन्होंने। तो एक तरह से उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी मंद करने की भी मंद करने के लिए भी सतर्कतापूर्ण चौकन्ने कदम उठाए। उन्होंने भाजपा के साथ संघर्ष किया, अपनी सीटें कम नहीं होने दी, टिकट बंटवारे में भी वो भाजपा के बराबर साबित हुए। तो मुझे लगता है कि उनका स्वास्थ्य जो भी हो, राजनीतिक एंटेना उनका बिल्कुल ठीक है। उसने एनडीए के अंदर और एनडीए के बाहर जो राजनीति उन्होंने पिछले खेली है वो बिल्कुल सही है। जो वहां से जो रपटें आई हैं, वो रपट भी ये आई है कि नीतीश कुमार के प्रति कोई लोगों में कोई उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं है। इतने दिनों से मुख्यमंत्री हैं, कोई उन्होंने अपने शासनकाल में कोई तीर भी नहीं मारा। जो उनके तीर मारे गए हैं वो उनके पहले दूसरे शासनकाल के तीर हैं। मतलब यानी जो उन्होंने सड़कें बनवाई थी या कुछ बनवाया था तो वो पुरानी सड़कें हैं। 15 साल पहले कोई सड़क बनवाई थी उन्होंने, कभी कुछ ये किया था। तो इन चीजों की ज्यादा चर्चा है उनकी। तो लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई ऐसी लहर नहीं है जो देखी जा सकती हो। लोग गाली दे रहे हो, इसको हटाना है, ये करना है, निकम्मा है, कुछ नहीं किया इसने, बड़ी उम्मीदें थी, इस प्रकार की कोई बात। उनका अभी भी सम्मान बाकी है। तो इन लोगों को, बीजेपी वालों को लगा होगा कि इस बंदे की साख अभी गिरी नहीं है, और हमारे पास कोई साख वाला नेता है नहीं है। सम्राट चौधरी ऐसे लोग हैं जो अभी मंच पर चिल्ला चिल्ला कह रहे थे कुछ दिन पहले तक कि जब मैं गाली देता हूं तो गाली देके ही रह जाता हूं। मैंने एक दिन तो इतना गाली दिया, पूरे बिहार में ही हमारा नाम हो गया। मतलब इस प्रकार के लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को लगा होगा पहले चरण में नीतीश कुमार के प्रदर्शन को देख के, लगा होगा नीतीश कुमार का प्रदर्शन ठीक हुआ है, और शायद उन्हें यह भी लगा होगा कि नीतीश कुमार के वोट उतने उत्साह के साथ भाजपा के उम्मीदवारों को नहीं मिल रहे हैं, या चिराग पासवान के उम्मीदवारों को नहीं मिल रहे। कल हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की करी थी हम लोगों ने, करी थी। इसलिए नीतीश कुमार की थोड़ी ठकुर सुहाती की जाए, जी, थोड़ी जी, उनकी जी। तारीफ की जाए, उनका जो अहंकार है उसको थोड़ा स्पर्श दिया जाए, है, और ये कहा जाए कि नहीं नहीं भाई हम सब लोग एक ही हैं वगैरह। तो इसलिए भी इन्होंने राय पकड़ी, क्योंकि अगर नीतीश के वोट दूसरे चरण में इन लोगों के उम्मीदवारों को ठीक से नहीं मिले तो ये लोग हार जाएंगे। फिर चुनाव ही इनके हाथ से निकल जाएगा, मतलब बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा, नीतीश के हाथ में चुनाव निकल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे नीतीश ने एक ऐसी परिस्थिति बना ली है कि उनके दोनों हाथों में लड्डू है। मतलब ये है कि अगर बीजेपी ने उनको तंग किया तो वो उधर चले जाएंगे, और अगर वरना बीजेपी से वो सौदेबाजी करेंगे। तो ये जो स्थिति बनी है नीतीश कुमार की, इसने नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया है कि वो नीतीश की शरण में चले जाएं, और वो जाते बिल्कुल, हुए बिल्कुल। वहां पर दिख रहे हैं। अब महिलाओं के वोट बढ़े हैं। मैं अभय सर यही आंकड़े देना चाह रहा था। देखिए, जो अब तक का मेरे पास है टर्नआउट 64.69% है टोटल अब तक का, जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। मे बी अब जो भी हल्का फुल्का बढ़े या जो फाइनल आ जाए। इसमें अभय सर जो मैं छांट रहा था, 61.50% पुरुषों ने वोट किया और 69% महिलाओं का वोट है, 7.50। तो ये जो 7.5% ज्यादा है महिला वोट, पिछली बार भी ज्यादा था। लेकिन अब की बार जो बदली हुई परिस्थितियां, और देखिए आपने जो कहा, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो भी नहीं है, लेकिन जो उन्होंने काम किए वो कहीं ना कहीं उसको भूला नहीं है शख्स, जो लोग हैं वहां के। और महिलाओं के लिए 10,000 जाना नगद। तो ये क्या जो 7.5% का हाइक है, और जैसा कल हम लोग देख रहे थे कि वहां उनके डिप्टी सीएम को दौड़ाया गया, उनके यहाँ उन पे गंदगी फेंकी गई, और बीजेपी के जो जितने भी प्रत्याशी कई जगहों पर उनके खिलाफ नारेबाजी, वोट चोर और तमाम हुआ। तो ऐसे में बीजेपी समझ गई है पूरी तरीके से कि अब आपने थोड़ा भी 3-5 किया तो आप, जो आपने वैसे कहा है कि टोटल आप फ्लॉप हो जाएंगे। तो अब शायद मुझे ये भी चाहूंगा कि क्या अब ये है कि येन केन प्रकार एनडीए की सरकार बन जाए, कुछ थोड़ी हमारी बढ़ जाए, हम भले ही तीसरे नंबर पर हैं। तो क्या कहिएगा सब पर आप? देखिए, अगर एनडीए को कोई बचाएगा तो ये जो 7% से ज्यादा महिलाओं के बढ़े हुए वोट हैं, शायद यही एनडीए को बचाएगा। सर, एनडीए को अगर कोई बचाएगा तो नीतीश कुमार ही बचाएंगे। अब ये भारतीय जनता पार्टी की बिहार में जो राजनीतिक विफलता है उसको भी रेखांकित करता है कि भाई आप एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी थे, और अभी भी 5 साल में, पिछले 5 वर्ष में, 2020 के बाद से अभी तक वो अपना कोई स्थान नहीं बना पाए, अपनी कोई अलग पहचान नहीं बना पाए। नीतीश कुमार से कोई छुटकारा नहीं
प्राप्त कर पाए। इसका ये मतलब है कि जो बिहार की ऊंची जातियां हैं उनकी कितनी जबरदस्त जकड़ है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी चाह के भी ऊंची जातियों वाली छवि से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रही है। और वो बीच बीच में एक आध बार कोशिश दिखाई दी कि वो अति पिछड़ों के अंदर कुछ सेंध लगाना चाहते हैं, कुछ हिस्सा अपने, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बीजेपी ब्राह्मण राजपूत और भूमिहार की पार्टी है। ब्राह्मण राजपूत भूमिहार कायस्थ की पार्टी है बिहार में। इसके अलावा उसको कोई उसका लेनदार नहीं है। जो बाकी समाज के वोट जो हैं वो दूसरे अपने नीतीश कुमार के जरिए, उपेंद्र कुशवाहा के जरिए, जीतन राम मांझी के जरिए और चिराग पासवान के जरिए ही उसे मिलते हैं। और चिराग पासवान को भी लग रहा होगा, मेरे ख्याल से बीजेपी ने ये जो किया उसमें चिराग पासवान का भी ख्याल उसके दिमाग में होगा। चिराग पासवान को लग रहा होगा कि नीतीश कुमार तो मनी मन हमसे बहुत नाराज होंगे, भाई खुश तो हो ही नहीं सकते नीतीश कुमार से। तो ऐसी स्थितियों में नीतीश कुमार की जो अनायास एक अतिरेकपूर्ण तारीफ जो हो रही है, उसके पीछे यही बुनियादी कारण है। बिल्कुल, बिल्कुल। अबे सर इसमें इसमें एक ये भी है कि देखिए, मैं देख रहा था कि 2020 में जो 3 करोड़ 70 लाख वोटर थे और 2 करोड़ 6 लाख वोट पड़े थे, ये फर्स्ट फेज की हम बात करें, और 3 करोड़ 75 लाख इस बार है, जिसमें 2 करोड़ 42 लाख फर्स्ट फेज में पड़े हैं। तो लगभग लगभग ये करीब करीब आप 242 को जोड़िएगा तो इसमें करीब 36 लाख वोट बढ़े हुए हैं। तो एक तो 36 लाख वोट का बढ़ना और ये जो महिलाओं का सब गिरना होना, तो इसमें इसमें डिकोड हम जो कर रहे हैं, डिकोड में ये भी हम देख सकते हैं कि हमने कल भी बात की थी, कल भी हम इस पे केंद्रित थे कि जो चीजें दी गई हैं सारी ये सामने रखी गई हैं, तो उसमें ये वोट किसी भी जगह जा तो सकते ही सकता है। निश्चित तौर पर ये भी समझ रही है बीजेपी अब, तो ये भी एक, और इसके अलावा अभी अब ऐसा ये चीजें निकल रही कि उनकी पूछ परख बढ़ गई है, दफ्तर में उनके पोस्टर्स, बीजेपी ने अपने दफ्तर में कुछ पोस्टर्स बढ़ाए, ऐसी भी आना, तो ये बड़ी भय पैदा करने वाला कुछ संकेत दिखता है, होता है, ऐसा कहें? ये संकेत भी है, लेकिन वो एक और पहलू की तरफ, ये तो पुरानी बात है, हम जानते हैं कि अभी नीतीश कुमार ने महिलाओं के बीच में अपनी परचेज कुछ बनाई है लंबे अरसे से। एक और बात जो कल से मेरे दिमाग में घुमड़ रही है, मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। प्लीज। राहुल गांधी ने जो तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पर्दाफाश किया, तो उसमें आप देखिए उनके पर्दाफाश के दायरे में 2 महिलाएं आई। एक उसमें ब्राजीलियन मॉडल थी। यस सर, यस हाँ, सर। और एक और थी, चरणजीत कौर वगैरह इसका नाम था, इसका 200 ढाई 223 235 बार, 235 हाँ, 33 बार तो ऐसा कुछ। बार नाम आया। अच्छा, जी, तो जी। इसका मतलब ये है कि बीजेपी की जो सेंट्रलाइज्ड टीम ये फर्जीवाड़ा कर रही है, वो महिला वोटरों की कैटेगरी का ज्यादा इस्तेमाल कर रही है और पुरुष वोटरों की कैटेगरी का कम इस्तेमाल कर रही है। जरूर उसके नाम पे भी फर्जीवाड़ा किया होगा, जब 25 लाख वोटर सारी महिलाएं नहीं हो सकती हैं, लेकिन जी, जी। लेकिन महिला वोटरों का खास तौर से इस्तेमाल किया गया है, शायद इसलिए कि महिलाओं को फर्जी वोट डालने में ज्यादा आसानी होती है, उनकी शायद चेकिंग कम होती है, या क्या होता है, कुछ ना कुछ इसके पीछे जरूर कोई समझ रही नहीं, होगी। इसमें जस्टिफाई भी आप कर सके बाद में कि देखिए महिला है हमारे साथ, ये भी तो है कि हाँ, हाँ, फ्रीबीज से महिला है, उसको भी, वो भी कनेक्टिविटी हाँ, जुड़ती है शायद। तो वो मुझे ये, और दूसरे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे मित्र हैं शर्मा जी, तो वो कह रहे थे कि जो बीजेपी, जो चुनाव आयोग का जो सर्वर है, ये सर्वर शायद बीजेपी के किसी समर्थक वगैरह के हाथ में है, तो उस सर्वर का भी बेजा इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरे जो सेंट्रलाइज्ड टीम है वो शायद बैठे बैठे भी वोटों को पड़वा रही है। उन्हें सेंट्रल सर्वर की जांच की मांग शायद, कि हाँ, उसकी पूरा अच्छा, अब तफ्तीश हो इसमें सेंट्रल ये सर्वर नई की। खबर मिली है, आपके पास खबर हो तो बताइए मुझे, सर, मैं तो सीधे वहां नहीं गया था। सर। ये नहीं पता चला है कि जो वोटिंग में जो उछाल आया है इतना बड़ा, तो वो दिन में कौन सी ऐसी अवधि थी जब सबसे ज्यादा वोट पड़ा। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, हाँ, महत्वपूर्ण। क्योंकि मैं जब वोटिंग, इस बार दिन में बड़ी लंबी लाइनें रही हैं, अब ऐसा डेढ़ हाँ, डेढ़ घंटे, 2 घंटे जरूर लोग होगा। इंतजार करते हैं, और फिर इतनी तेजी से, और शाम तक में आ गया था, एक मोटे तौर पर आ गया था आंकड़ा कि इतने बजे तक इतना मतदान। देखिए, जो फर्जीवाड़ा होता है, जो धोखाधड़ी की जाती है, चुनाव में बेईमानी की जाती है, वो बेईमानी बड़ी सतर्कता से की जाती है, वरना वो पकड़ जाएगी। तो बिल्कुल। बेईमानी उतनी ही की जाती है, इतनी दाल में छौंक के बराबर हो। यस सर, यस सर, अभी यस मैं सर। एक पुराना लोकसभा चुनाव का दस्तावेज देख रहा था, जैसे कि मान लीजिए उड़ीसा में बीजेपी ने 18 सीटें जीत ली। सर। तो उड़ीसा की जो सीटें थी, उनमें हर सीट के ऊपर केवल 2 लाख वोट प्रति सीट बढ़ाया गया। जी, इसी तरह जी। राजस्थान में करीब
2.25 लाख 1,71,000 वोट प्रति सीट बढ़ाया गया, इंजेक्ट किया गया। मतलब इस पूरी वोटिंग का जो इंजेक्शन दिया गया जी, वो इतना जी। था। इसी तरह से अन्य राज्यों में भी ये सब किया गया और इस तरह करके 76 सीटें जो हैं गड़बड़ी करके जीती गई, क्योंकि इन 76 सीटों में जीत का जो मार्जिन है, जो भाजपा के पक्ष में जाता है, वो वहां बढ़ाए गए वोटरों से कम है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, ये हिसाब किताब जो है ना, ये बड़े हिसाब किताब से ही काम किया जाता है। जी, 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 ऐसा जी, नहीं जी। होता कि आप बहुत ज्यादा वोट बढ़ा दें कहीं पे, तो वो बात पकड़ जाएगी और फिर वो अदालत भी उसको नहीं रोक पाएगी उसके खिलाफ फैसला देने में अपने आप को। तो ये निश्चित रूप से बिहार के वोटरों में भी कुछ उछाल आया है, और कुछ मेरा शक है कि इसके अंदर फर्जी वोटर भी जोड़े गए हैं और वो फर्जी वोटर भी पड़े हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले यशवंत सिन्हा साहब से बात की थी, तो यशवंत सिन्हा साहब जो हैं वो कह रहे थे कि इतना जो गैप है, ये बार-बार कहीं कोशिश हुई थी, सब तरफ से, खासकर इंडिया ब्लॉक और जितने जो उनके धड़े हैं, वो ये कर रहे थे कि देखिए बेईमानी हो सकती है, तो निकलना है वोट करने के लिए। और वो तो बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि उनके पास जो उनके सोर्सेस ये बता रहे हैं कि ये जो उछाल है, ये जो बढ़ा हुआ सब कुछ है, इंडिया ब्लॉक के पक्ष में, ऐसा वो उनका कहना है। हालांकि ये नहीं, सब नहीं, चीजें ये मैंने कल कहा था कि आजकल इस तरह के विश्लेषणों का ज़्यादा महत्व नहीं रह गया है कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया, तो आप मान लें कि एंटी इनकम्बेंसी का वोट है। तो ये जी, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के बावजूद भी जो इनकम्बेंट सरकार होती है, वो जीत भी जाती है, मतलब है। जीत लेकिन की। अभी भी जो एक स्थापित तौर तरीका है, समझ है, लोकप्रिय समझ यही है कि जब लोग थोड़े से बदलाव के मूड में होते हैं, तब वो ज़्यादा निकल कर वोट करते हैं। भाई आखिरकार ऐसा कौन-सा लोगों को उत्साहित करने वाला कारण है इसकी वजह से लोग वोट कर रहे हैं? भाई अचानक लोगों में ये लोकतांत्रिक जोश कैसे पैदा हो गया? उस लोकतांत्रिक जोश कोई वजह तो हम लोगों को ढूँढनी पड़ेगी ना। तो वो ये कारण निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन जो महिलाओं नहीं, के अभी वोट सर, बढ़े सर हैं। मैं बीच में टोकता हूँ। इसमें कुछ चीजें से हम लोग कह रहे थे कि आपको 5 किलो अनाज, आपको वो बड़ी चीज है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम कटा तो कई जगहों पर नाम कटेगा, ये कहीं जो लोगों में भय या तमाम तमाम तमाम। तो कुछ चीजें लोगों ने, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, कुछ लोग बता रहे थे कि अनिल सिन्हा साहब से मैं कर रहा, अनिल सिन्हा साहब कह रहे थे कि लोग अपने पैसे खर्च करके आए वोट डालने के लिए, निकले वो कि नहीं हमें जाना है, अपने नाम को ये जस्टिफाई करना है कि नहीं हम है, वोटर जिंदा है टाइप का, नहीं तो आदमी वो निकाल देता है कि आता ही नहीं वोट डालने। ये भी कुछ चीजें शायद, इसको भी आप डिकोड करके मतलब बताइएगा कि नहीं, हमारे नहीं, दर्शकों सब को। कुछ हो सकता है। हो सकता है कि एसआरआई के खिलाफ जो वहाँ पे अभियान चला, उस अभियान से लोगों में अपने वोट के प्रति जागरूकता पैदा हुई हो। जो लोग पहले वोट डालने के प्रति अनमने थे, इस बार उन्होंने कहा अच्छा अच्छा इस बार तो हम डाल ही आते हैं वोट जाके अपना। तो ये सब सारी बातें, कई फैक्टर इसके अंदर हो सकते हैं और ऐसे लोग जो कि एसआईआर के खिलाफ, जो वोट चोरी के खिलाफ अभियान राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने चलाया, अगर उससे उनमें कुछ उत्तेजना, लोकतांत्रिक उत्तेजना पैदा हुई है, लोकतांत्रिक पहलकदमी पैदा हुई है, तो वो तो निश्चित रूप से महागठबंधन को वोट देने वाले हैं। लेकिन जो स्त्रियों के वोटों में उछाल आया है, मुझे लगता है कि वो नीतीश कुमार की के लिए फायदेमंद साबित होगा। जी, 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 जी। अभी सर आज पहुंचे हुए हैं मोदी जी, जैसे मैंने कहा कल वो बड़ा दावा कर रहे थे तमाम, लेकिन आज समझ में आ रहा है हम लोग को, जो दिख रहा है धरातल पर, कि कितनी चिंता है उन लोगों में कि सारी चीजें टर्न डाउन। और मैं भी आज जो, जैसे मैं देख रहा था, उनका भाषण सुन रहा था, तो 370 भी आ गया, राम मंदिर भी आ गया, उसके अलावा उन्होंने वो जो पहलगाम आतंकी का बदला ले लिया, ये सब भी कहते थे। लेकिन इस बार जो फोर्स है, उसमें फोर्स दिखा कि अब आप पोलराइजेशन, यही उधर जब अमित शाह पहुंचे तो अमित शाह वही सब की, ये जो तेजस्वी हैं वो तो शहाबुद्दीन अमर रहे का नारा लगा रहे हैं उनके बेटे के लिए। तो ये जो पोलराइजेशन, मुझे लगता है, हम बिहार बार बार बात करते हैं, बिहार में तो ये सब चलना है, लेकिन ये यहाँ आ जाना, तो सेकंड फेज में वो कुछ पक्ष पोर्शन है जहां आप देखते देखिए, पाते पहली हैं। बात तो ये है कि भाजपा इस बात की परवाह नहीं करती है कि पोलराइजेशन चलेगा या नहीं चलेगा। सर, सर। चले या न चले, उसको चुनाव में एक बार कम से कम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना होता है। मोटे तौर पर पैटर्न ये है जो हम लोग आराम से डिकोड कर सकते हैं कि जब चुनावी मुहिम अपने आखिरी दौर में पहुंचती है, तब भाजपा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ जाती है। 2015 में भी वो जो कुख्यात भाषण था अमित शाह का कि पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, वो भी बिल्कुल चुनावी मुहिम के आखिरी दौर में दिया गया था। दिल्ली में भी देखिए जो सांप्रदायिक पोलराइजेशन ध्रुवीकरण होता है, वो भी चुनाव के आखिरी दौर में होता है। कर्नाटक में जरूर मैं कहूंगा कि बीच में ही शुरू कर दिया था इन्होंने, आखिरी दौर में पहुंचने की बजाय वो है बीच में ही वो बजरंगबली जिंदाबाद के नारे
नरेंद्र मोदी ने लगाने शुरू कर दिए थे मन से। हार गए चुनाव वहां पे हार गए। और अच्छे खासे हारे। तो अब मेरे ख्याल से बिहार का चुनाव उस चरण में आ गया है जब भाजपा को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहिए और उन्होंने करना शुरू कर दिया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि बिहार में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का करने का सीधा मतलब यह है कि आप दरअसल एक द्वंद्व को और एक अंतर्विरोध को निमंत्रित कर रहे हैं। एक तरफ आप नीतीश कुमार की प्रशंसा कर रहे हैं जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के खिलाफ हैं, साफ जी तौर पर कहते हैं। जी नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे तो नीतीश कुमार ने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया था और 2014 के पूरे चुनाव में वो एनडीए के साथ नहीं रहे। अकेले उन्होंने चुनाव लड़ा और हार भी गए बुरी तरीके से। ये भी एक हकीकत है। और उस हार का ही परिणाम था कि बाद में वो लालू यादव के साथ उनका गठजोड़ बना और 2015 में उन्होंने भाजपा को हरा के दिखाया। तो नीतीश कुमार अपने आप को ध्रुवीकरण से दूर रखते हैं, ध्रुवीकरण का विरोध भी करते हैं जहां तक हो सके। हालांकि ऐसे गठजोड़ में है वो, तो ध्रुवीकरण करने वाली सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है ही। एक जमाने में तो शिवसेना तक हुआ करती थी उसके अंदर। आजकल तो शिवसेना बदल गई है, 2 टुकड़े हो गए हैं उसके। शिवसेना कुछ की वैसी रही नहीं जो पहले थी। तो उस वक्त भी नीतीश कुमार इन लोगों के साथ हुआ करते थे जब शिवसेना हुआ करती थी। एक तीसरी सांप्रदायिक पार्टी अकाली दल थी, वो भी इनके साथ होती थी। तो सांप्रदायिक एनडीए जो था उसमें 3 बड़ी सांप्रदायिक पार्टियां थी, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अकाली दल। फिर भी नीतीश कुमार उसके अंदर रहे। तो नीतीश कुमार हमेशा इसमें उन्होंने इस खूबी का प्रदर्शन किया है कि वो सांप्रदायिकता और गैर सांप्रदायिकता के बीच में कोई पतली गली खोजते रहे। लेकिन अब बिहार में नरेंद्र मोदी एक मुंह से नीतीश कुमार की प्रशंसा कर रहे हैं और एक मुंह से वो सांप्रदायिक विभाजनकारी चुनाव मुहिम चला रहे हैं। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। मतदाता इसको इस निगाह से देखता है। दो नाव में सवारी नहीं हो सकती है वैसे। दो नाव में सवारी नहीं हो सकती। वो इफेक्टिव नहीं होगा। देखिए, जी महागठबंधन को कोई मुसलमान वोट नहीं मिलने वाला है। जो भी वोट मिलेगा वो हिंदू वोट ही मिलेगा उनको। और हिंदुओं में भी सामुदायिक रूप से, जातिगत रूप से इस तरह का बंटवारा है कि वो मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी कुछ भी कहते रहे उन्हें यादवों के वोट मिलेंगे या उन्हें सहनियों के वोट मिलेंगे या सीपीआई एमएल का जनाधार जो है वो उनको वोट कर देगा। ये सब कुछ नहीं होने वाला है। ये दरअसल जो पहले से उनका जनाधार है उसको ही एकजुट रखने के हथकंडे हैं। ये जो हथकंडे हैं, जैसे नेता रैली में भाषण देता है, रोड शो वगैरह करता है, तो उसका ये तो बहुत कम ही होता है कि आपके विपक्षियों के वोट आपको मिल जाए। बहुत कम होता है ऐसा। ज्यादातर कोशिश ये होती है कि हमारे वोट ही हमको ठीक से मिल जाए। यही बहुत बड़ी जीत होती है। बहुत बड़ी है। और वहां शिफ्ट नहीं हो रहा है, वोट शिफ्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। सब दृश्य पूरा दिखाना कि नहीं हो रहा है, एक दूसरे को नहीं। मैं समझता हूं कि इस बार दलित वोट जो है ना, दलित वोट महागठबंधन की तरफ जा रहा है। सर हाँ, और क्योंकि इन लोगों ने अपनी बिसात इस तरीके से बिछाई है। जी 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 जी। अब सर आपने दिल्ली की बात की तो मैं दिल्ली से जुड़ा एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि केंद्र की सरकार दिल्ली मुख्यालय और फिर इधर दिल्ली में बीजेपी की सरकार। जेएनयू में कल एक बड़ा कमाल हुआ कि लेफ्ट जीत गए और क्या क्या नहीं जेएनयू को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए किया गया, बहुत कुछ हुआ। ये क्या है? जब हम परिवर्तन बिहार में मतलब कहीं बार बार उसको कहीं देखा जा रहा है कि परिवर्तन संभावना, लेकिन यहां तो साफ हो गई एबीवीपी। ये क्या कहता है सर? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ पे कब्जा कर लेगी, ये जो डर है, इस डर ने वहां क्या किया कि वामपंथी छात्र संगठन थे उनको एकजुट कर दिया पूरी तरीके से। क्योंकि वामपंथी छात्र संगठनों में भी बड़ी काट-फांस है। आयसा है, फिर सीपीएम का है, सब अलग-अलग है मतलब। तो वो सब उन्होंने लेफ्ट यूनिटी के नाम पे वो सब लोग एकजुट हो गए। तो जैसे ही वो एकजुट हो गए, उसी वक्त लगने लगा था कि अब एबीपी का कोई दांव बचा नहीं है। लेकिन एबीपी फिर भी 2 सीटों पे उसने संघर्ष किया। एक तो उसने महासचिव के पद पे संघर्ष किया और संयुक्त सचिव के पद पे संघर्ष किया। काफी दूर तक उसने ये संघर्ष खींचा एबीपी ने, लेकिन अंततः उनको चुनाव हार जाना पड़ा क्योंकि जेएनयू में जो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज है वो लेफ्ट का बड़ा भारी गढ़ है। तो पहले वो लीड कर रहे थे, जैसे ही स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के वोट खुले वैसे ही वो हार गए। इसमें ठीक है, लेफ्ट वहां जीत गया, ये ठीक बात है और पुराना लेफ्ट का गढ़ है और इसको छीनने की एबीपी ने बहुत कोशिश की है। पूरा जो वहाँ के जो कुलपति होते हैं, पूरा प्रशासन जो है वो विद्यार्थी परिषद के ही साथ रहता है और वामपंथियों के खिलाफ रहता है। लेकिन अगर आप विद्यार्थी परिषद के वोट देखेंगे
तो वही अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अपना काफ़ी समर्थन आधार वहाँ पे बढ़ाया है। एक ज़माने में तो इनको कोई पूछने वाला भी नहीं था, एक कोने में पड़े हुए भिनकते रहते थे, मक्खियाँ भिनकती रहती थी इन लोगों के ऊपर और इनका बड़ा मज़ाक-वज़ाक भी उड़ाया जाता था, चुप भी रहते थे, बेचारे सिटपटाए हुए भी रहते थे। लेकिन अब इनके पास अच्छा समर्थन आ गया है, कम से कम 2 सीटों पे ये वहाँ मुकाबला कर सकते हैं। अगर लेफ्ट ने अपनी स्थिति को सुधारा नहीं और अगर इस यूनियन ने छात्रों के पक्ष में कुछ काम-वाम ठीक से नहीं किया, तो हो सकता है कि एबीवी वाले अगले चुनाव में इससे बेहतर प्रदर्शन करें। इन बातों की तरफ हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। अब इधर हम लोगों ने पिछली बार भी एक आध बार बात की है। हम लोग कहते हैं ना कि ये लोग जब बैठते होंगे मोदी और शाह तो कई बार ये बड़े मज़ाकिया अंदाज़ में कहते हैं कि हमने इस पे बना लिया, इस पे बना लिया, इस पे हो गया, ये हो गया। लेकिन अभी ताज़ा जो हालात हैं, बिहार में जो सीन निकला है, पहले चरण का मतदान और दूसरे में धुकधुकी पूरी है, भरपूर नज़र आ रही है। तो ऐसे में हम ऐसे भी इसको कहीं देखा जा सकता है कि अब डाँट पड़ रही होगी अमित शाह को कि तुमसे मना कर रहे थे, जिद ना करो तुम। तुमने जिद करी, नीतीश कुमार का नाम घोषित कर देते, तो कम से कम इतने बुरे हालात तो ना होते हमारे। ये कहीं नहीं, ऐसा कुछ निश्चित हम रूप से अगर ये नीतीश कुमार का नाम घोषित कर देते, तो आज ये पहले से बेहतर स्थिति में होते। इनके अंदर जो काट-फाँस है, वो वोटों का ट्रांसफर भी स्मूथली हो रहा होता। लेकिन इनका एक छिपा हुआ दांव है संजीव जी, सर जो सर हम लोगों को नहीं पता है कि उसका असर क्या पड़ेगा। जो जी, एसआईआर के दौरान उन्होंने किया, जो जी सर, फर्जी जी। वोटिंग करवाई, क्योंकि बहुत सारे जो सच्चे वोटर हैं, जब अपनी डिजिटल पर्चियाँ लेके आए या पर्चियाँ लेके आए, तो उनको वोट नहीं डालने दिए गए। और वो अच्छा वोट प्रतिशत बढ़ ही गया। अब आप इसमें अंतर्विरोध देखिए। एक तो ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो वास्तविक वोटर थे, उनको वोट नहीं डालने दिया गया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज आजादी के 75 साल में सबसे ज्यादा हो गया। हो तो गया फिर जी। किसके वोट पड़े? बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल, बड़ा सवाल। नहीं, फिर किसके वोट पड़े? ये है इन जी, लोगों का छिपा हुआ दांव। छिपा हुआ है। तो वही सब कुछ तय करेगा। अबे सर लेकिन हम इसको अंतिम मैं सवाल करूँ तो आखिरी में ये पूछना चाहूँगा देखिए वहाँ तेजस्वी खुला हुआ है मामला और जो नीतीश कुमार जी उनका तो केवल एक ही है वो हस्तिनापुर का सिंहासन है वो कुर्सी जो है। तो क्या बीजेपी फिर ऐसा जो छिपा हुआ दांव है वो छिपा हुआ दांव क्या बीजेपी की जो अपना उनकी हसरत है वो क्या पूरी हो पाएगी होगी यदि कुछ अब अभी देखिए, पाते हैं अब कुछ तो लड़के इस वक्त वो इस स्थिति में है कि वो अपनी हसरत पूरी करने वाली बात तो छोड़ दी है उन्होंने। छोड़ दिए ना जी 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 अब तो जी सरकार चुनाव जीतना है भाई। जी ये तो चुनाव से पहले के दांव पेच थे। जी जी अब जी तो चुनाव जीतना है ना। अब हसरत पूरी हो या ना हो, अगर चुनाव हार गए तो बहुत नुकसान होगा इनका। तो वो हसरत वाला मामला तो अब नहीं रह गया। देखिए, अब बीजेपी को ही मुझे लगता है इस तरह का चुनाव परिणाम आएगा, अगर एनडीए के पक्ष में आता है तो उन्हें फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगने लगा है। शुरुआत तो वहीं से करना पड़ेगी वो नहीं किया तो वो फिर ज्यादा इनके लिए घातक हो हो जाएगा सकता शायद है कुछ दिनों बाद वो हट जाएँ मुख्यमंत्री पद से, इस तरह का कोई समझौता कर लिया जाए उनसे कि आप हट जाइए, फिर किसी और को बना लेंगे, तो अपने बेटे को स्थापित करने के लिए वो कुछ भी कर और भी कुछ कर देंगे। लेकिन आज तक उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वो अपने बेटे को राजनीति में कोई स्थापित करने के लिए ज़्यादा उत्सुक हैं, वरना कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनाव तो लड़वाते उसको। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। नहीं अबे सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कोई छिपा हुआ दांव है हुँ। वो कहीं कुछ है और बाकी जो उनको लग रहा है कि अभी जो जहां खोचे लग गए हैं पैंट लगभग फट सी गई तो थोड़ा बहुत रफू तो कर ही डाला जाए इस तरीके की कोशिशें मुझे लगता है हो रही है शायद जी, बिल्कुल जी। जी बहुत शुक्रिया बहुत आभार है सर धन्यवाद अब सुन रहे थे अभय दुबे सर को और हम जो बात कर रहे थे ये जो डिकोड करने वाली बात है कि जो इतना बड़ा परसेंट है वोट का कहाँ है और वो जो अभय सर ने कहा है और मैं लगातार जो हम बात कर रहे हैं तो आशंकाएं लोगों में हैं कोई मानने को तैयार नहीं कि ये जो इतना हाइप है भले ही दावे हो रहे हो लेकिन ज्यादा संभावना है कुछ गड़बड़ियों वाली भी ज्यादा आशंकाएं बनी हुई हैं सामने और जो कुछ जगह 14 को ही सब लोग इंतजार करना चाहते हैं कोई प्रिडिक्शन या कोई दावा कोई कर नहीं पा रहा है ढंग से हो नहीं पा रहा है यानी कि लोग लेकिन अभय सर ने बहुत कुछ डिकोड कर दिया है कि वो सारा कुछ छिपे हुए दांव से निकल कर आना चाहिए और आगे जो अब होना है 11 को वो देखिएगा क्या कुछ होता है तब और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी इस चर्चा में इतना ही आपकी अपनी क्या राय है हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा और चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी प्यार और स्नेह रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क धन्यवाद नमस्कार